गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी क्लास है BSTC फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है भारतीय समाज और शिक्षा। भारतीय समाज और शिक्षा से के अंतर्गत जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था उससे संबंधित आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज का हमारा सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। आज के बाद में जब भी हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हमारा जो है थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। तो आज का हमारे टॉपिक का नाम है जनजाति शिक्षा की समस्याएं एवं योजनाएं। जनजाति शिक्षा की समस्याएं एवं योजनाएं। जनजाति शिक्षा की समस्या एवं योजनाएं। जनजाति के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। हमने दलित शिक्षा के ऊपर भी चर्चा कर ली थी, लेकिन जो जनजाति शिक्षा है उसमें किस प्रकार की समस्या आ रही है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का निर्धारण या संचालन किया जा रहा है, आज हम इस टॉपिक में ये चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जिस प्रकार से हमारे भारत की जनजाति है वो सामाजिक तौर पर पिछड़ी हुई है, ठीक है, वो राजनीतिक तौर पर पिछड़ी हुई है, वो आर्थिक तौर पर पिछड़ी हुई है। उसी प्रकार हमारे भारत की जो जनजाति है वो शैक्षिक तौर पर भी पिछड़ी हुई है, यानी कि शिक्षा में भी बहुत ही पीछे रह गई है जनजाति हमारे भारत देश की, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो जनजाति समाज जो है वो मुख्य धारा में नहीं आता, इसलिए बहुत ही ज्यादा समस्याएं का सामना करना पड़ता है जनजाति को, ठीक है। और इसमें जो सबसे मेन जो चीजें हैं वो है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के अभाव में सारी की सारी चीजें अधूरी है, क्योंकि इनको जब शिक्षा प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी तो ये सामाजिक तौर तरीके नहीं सीख पाएंगे, इनको जो भी राजनीतिक स्थिति है वो देश की पता नहीं चलेगी, ठीक है। आर्थिक रूप से किस प्रकार से मजबूत हो सकता है वो भी इनको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए शिक्षा को, शैक्षिक स्थिति को यहाँ पर बहुत अधिक मजबूत बनाया गया है या फिर बहुत अधिक ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि भाई यहाँ पर शैक्षिक स्थिति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा से ही जनजाति का उद्धार हो सकता है और होगा ही डेफिनेटली। शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए इनके ऊपर अधिक से अधिक शिक्षा का बल दिया जा रहा है। अब यहाँ पर इन पर ध्यान देने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये एक समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हमारे भारत देश में बहुत सारी जनजातियां हैं, ठीक है। मैंने आपको राजस्थान की बहुत सारी प्रमुख जनजातियों के बारे में बता दिया था, मैंने आपको लिखवाया भी था कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है। तो उन सबके उद्धार के लिए, उन सबको आगे बढ़ाने के लिए, उन सबको एक अभिन्न अंग भारत का बनाने के लिए इन जनजाति का शिक्षा को प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा ये हमेशा के लिए पिछड़ी ही रह जाएगी। तो इनके शिक्षा में इनमें कौन कौन सी समस्याएं आती है, जनजाति को शिक्षा के अंतर्गत किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वो हम देख लेते हैं कि शिक्षा के अंतर्गत जो पहली समस्या है वो ये है कि जो जनजाति होती है ना, इनका जो प्राचीन जो कार्य है वो इनको छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। तो इनका प्राचीन कार्य कौन सा है, इनका प्राचीन कार्य है शिकार करना और कृषि करना। तो ये इनके प्राचीन शौक मान लो, कार्य मान लो कि कुछ लोग है ना शिकार कर भोजन पकाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये चीज़ें नहीं छोड़ना चाहते हैं। जब ये चीज़ें नहीं छोड़ना चाहते हैं, जब इनका जीवन यापन शिकार से, कृषि से हो रहा है, तो इनको ऐसा लगता है कि हम शिक्षा क्यों प्राप्त करें जब हमारी चीज़ें इनसे हो रही है। तो इसलिए यह
शिक्षा को इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं और ना ही माता पिता अपने बच्चों को मतलब प्रोत्साहन देते हैं कि भाई तुम जाओ पढ़ाई कर लो, हमने तो नहीं कही। लेकिन ये लोग वैसा भी नहीं करते हैं, इनका पूरा का पूरा ध्यान शिकार और कृषि पर होता है, इसलिए ये शिक्षा को इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। दूसरा पॉइंट जो है कि भाई ये जो है बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, ठीक है, ये एकदम निर्धन होते हैं, निर्धनता की रेखा को भी पार कर चुके होते हैं। तो इसीलिए ये घर में सारे के सारे जो लोग हैं वो रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं और कृषि पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ये सभी के घर के सभी सदस्यों को रोजगार में लगा देते हैं। कोई भी छोटा मोटा अगर ये धंधा करते भी है, मजदूरी वगैरह ये सारी चीज़ें करते भी है, तो घर के सारे सदस्यों को वहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि अधिक पैसा कमाने के लिए इनको ये लगता है कि अगर हम विद्यालय चले जाएंगे या फिर हमारे बच्चे विद्यालय चले जाएंगे तो हम पैसा कैसे कमाएंगे। तो जहाँ पर हमें 100 रुपये मिल रहे हैं तो वहाँ पर हमें 50 रुपये ही मिलेंगे, इसलिए ये इन बच्चों को भी इन कामों में लगा देते हैं। तीसरा पॉइंट है कि भाई अगर कुछ बच्चे चले भी जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो सिर्फ प्राथमिक विद्यालय तक ही पढ़ पाते हैं। जैसे ही उन्होंने प्राथमिक स्कूल पूरी कर ली, प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली, उसके बाद में तो वो विद्यालय जाते ही नहीं है, उनको विद्यालय भेजा ही नहीं जाता। तो ऐसे में क्या होता है, जब उनको प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली तो प्राथमिक शिक्षा के बाद में तो बहुत अधिक आगे की शिक्षा होती है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा होती है, उच्च माध्यमिक शिक्षा होती है, तो कॉलेज की डिग्री होती है, तो उनसे बच्चे वंचित रह जाते हैं और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में ये छोटे मोटे किसी मजदूरी में वगैरह में लग जाते हैं या फिर अपने परिवार के साथ में कृषि करने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ी एक समस्या ये भी है। नेक्स्ट है सरकार ने इनके लिए बहुत अधिक योजनाएं बनाई हैं, इनकी स्थिति को सुधारने के लिए भी बहुत अधिक योजनाएं बनाई गई है। लेकिन क्या होता है कि संपूर्ण जो इतनी भी जनजाति है उनको सभी को ये योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। किसको मिल पाता है? जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती है। अब सीधी सी बात है, जो थोड़ी सी जनजाति थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती है तो उनको चीज़ें थोड़ी सी इजीली समझ में आ जाती है कि अच्छा ये हमारे फ़ायदे की बात है, अच्छा ये हमारी फ़ायदे का योजना है, हमें इसको योजना को सुनना चाहिए या फिर हमें इससे संबंधित कार्य करना चाहिए। तो जो लोग पढ़े लिखे होते हैं थोड़े बहुत उनको तो चीज़ समझ में आ जाती है, लेकिन जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके लिए बहुत अधिक यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाती है और वो सच में इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, इसलिए उनका उद्धार नहीं हो पाता और ना ही उनको इतनी सुविधाएँ मिल पाती है। नेक्स्ट है, कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ भी लेते हैं और वो उच्च शिक्षा को भी प्राप्त कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर लेते हैं और उच्च शिक्षा को भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद में क्या होता है कि उनको उनके समाज, उनकी परंपरा, उनके रीति रिवाजों से थोड़ा सा अलगाव की स्थिति महसूस होती है। वो इंटरेस्ट नहीं लेते, फिर वो क्या करते हैं कि उस स्थान को छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं बेहतर रोजगार की तलाश में। तो ऐसे में जब जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो बाहर निकल गए समाज से, जब बाहर निकल गए तो सीधी सी बात है तो उन जो जनजाति का उद्धार हुआ ही नहीं ना। कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो वो उनको और अधिक पढ़ा सकता है, उनका और अधिक उद्धार कर सकता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो तो इंटरेस्ट लेते ही नहीं है, वो उस जगह को छोड़कर कहीं और ऊंची जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर वो बेहतर रोजगार की तलाश कर सकें। तो ऐसे में क्या होता है कि जो जनजाति होती है वो तो पिछड़ी ही रह जाती है। कुछ एक लोग जो आगे निकलते हैं वो तो उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो इस वजह से जो है ये भी एक तो बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाई विद्यालय के अंतर्गत जो पोषाहार का कार्यक्रम चलाया जाता है और जो छात्रवृत्ति का कार्यक्रम चलाया जाता है उसमें भी लोग अपना फायदा देखते हैं। अपने पोषाहार के लिए वो अपनी चीज़ें देखते हैं। बच्चों की छात्रवृत्ति भी कितनी बार खा जाते हैं। तो ऐसे में जो बच्चों को प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पाती, उनके हक की चीज़ें नहीं मिल पाती, उनको बेहतर पौष्टिक पोषाहार नहीं मिल पाता और जो भी उनका हक का जो भी छात्रवृत्ति होती है, जो भी वो शिक्षा के दौरान कर सकते हैं, वो भी चीज़ें बच्चों को नहीं मिल पाती।
तो ऐसे में क्या होता है कि जब उनको चीज़ें सरकार दावा तो करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये चीज़ें बच्चों तक नहीं पहुंच पाती ना, तो ऐसे में उन बच्चों के मन में, बच्चों के माता पिताओं के मन में और जनजाति के मन में एक अलगाव सी स्थिति पैदा हो जाती है कि ये तो हमारे साथ में झूठ झपट हो रहा है, इसलिए वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। नेक्स्ट है और सबसे मेन बात कि इन सभी साधनों की कमी की वजह से, जो भी हमने चीजें पढ़ी हैं, साधनों की कमी की वजह से भी बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। साधनों की कमी की वजह से, साधनों की कमी की वजह से भी बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये हमारे जनजातीय शिक्षा की जो समस्याएं हैं, जो मेन समस्या थी, वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी की सारी समस्याएं समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे कि ये जो भी समस्याएं हैं, इनके निवारण किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, इनके निवारण मतलब इनकी योजनाएं, इनको दूर करने की, वो किस प्रकार से हो सकती है, जो कि सरकार ने इनके लिए बनाई है। अब है जनजातीय शिक्षा की योजना, यानी कि समस्याओं को दूर करने की योजना। तो सबसे पहले जो है, जो जनजातीय शिक्षा की इन समस्याओं के समाधान के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में जो योजनाएं संचालित की जा रही है, तो वो पहली जो है वो है छात्रवृत्तियां। पहले क्या है, छात्रवृत्तियां, जो भी स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों को मिलती है उससे संबंधित की जनजातीय क्षेत्र में छात्रवृत्ति देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा गरीब होते हैं कि उनको तो छात्रवृत्ति की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर जनजातीय समुदाय के शैक्षिक विकास के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। सन 1945 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 10वीं कक्षा के बाद छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई थी। 1945 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था स्टार्ट की गई थी, शुरू की गई थी, जो कि 10वीं के बाद में मिलती थी। 10वीं कक्षा से पहले छात्रवृत्ति योजना सन 1978 में प्रारंभ की गई। पहले तो 10वीं कक्षा तक मिलती थी 1945 से, लेकिन जब 10वीं से पहले से 10वीं के पहले जो छात्रवृत्ति मिलने की योजना थी ना, वो 1978 में स्टार्ट हुई थी। 10वीं के बाद में मिलती थी 1945 में, लेकिन 10वीं से पहले भी मिलने लगी, जैसे 6ठी 7वीं 8वीं कक्षाओं में भी मिलने लगी 1978 में। ठीक है, तो ये तो था पहला कदम जो कि सरकार द्वारा उठाया गया था। और ये जो छात्रवृत्ति योजना थी जो 1978 की थी, वो 6 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को मिलती थी। इसमें 6 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को मिलती थी। तो ये तो पहला पॉइंट था हमारा छात्रवृत्ति। दूसरा पॉइंट है हमारा छात्रावास। हॉस्टल की सुविधा, क्योंकि जो जनजाति जो इलाके हैं वो बहुत ही दुर्लभ स्थिति में पाए जाते हैं। लोग जंगलों में, ऊंचे पहाड़ों पर या ऐसे दुर्लभ स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर शायद हमारा पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जहाँ पर शायद छात्रावास खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनको प्राथमिक शिक्षा तो फिर भी मिल जाती है, लेकिन उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको अपना गाँव, अपना स्थान छोड़कर बाहर आना ही पड़ता है। तो ऐसे में निवास की बच्चे कहाँ रहे, चलो पढ़ाई सारी चीज़ें चलो फ्री में हो जाएगी, लेकिन बच्चे रहना उनका कहाँ पर हो, इसलिए बच्चों के लिए छात्रावास खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बच्चे दूर दूर से आते हैं और जब उनको
क्योंकि बच्चे दूर दूर से आते हैं, जब उनको रहने के लिए निवास नहीं मिलता है, रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलती है, तो ऐसे में वो निराश होकर वापस से अपने घर की तरफ, अपने स्थान की तरफ लौट जाते हैं। इसलिए छात्रावास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी वर्तमान में सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई है जिसमें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक बेहतर छात्रावास बनाया जा सके। थर्ड पॉइंट है हमारा कोचिंग। ठीक है, बच्चे जैसे तैसे कर प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आगे की वो अपने रोजगार के लिए उनको एक कोचिंग की आवश्यकता होती है, जो कि वो इतनी महंगी होती है कि शायद वो बच्चे नहीं कर पाते। इसीलिए क्योंकि वो लोग निर्धन होते हैं, निर्धनता की सीमा को भी बहुत नीचे होते हैं, तो ऐसे में चलो निःशुल्क शिक्षा तो फिर भी प्राप्त कर लेते हैं छात्रवृत्ति के मदद से, लेकिन आगे की शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो ऐसे में सरकार को उस पर भी ध्यान दिया है और उन्होंने जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत अधिक कोचिंगों की भी व्यवस्था की है, जहाँ पर बच्चे ये रहकर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बना सके। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमारा सेकेंड यूनिट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट यूनिट जो भी है हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखना।